बचपन काल होता है वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यह समय बर्बादी का भी बन सकता है और यह समय प्रगति कराने वाला भी बन सकता है। यदि बचपन काल में अच्छा योग मिल जाता है तो वह उसके जीवन को और ज़्यादा उन्नति के पथ पर आगे बढ़ाने वाला बन जाता है, और यदि बुरा योग मिल जाता है तो पूरे जीवन को बर्बादी के कगार पर ले जाने वाला भी बन जाता है। इसलिए बचपन काल का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व होता है। यह बात अपनी पुत्र वधू को समझाते हुए सास आशा ने बहुत ही प्रेम के साथ मस्तक पर हाथ रखते हुए कहा। जब बहू के मस्तक पर सास का हाथ आता है, बहू के मन के अंदर भी एक नया चिंतन उभर कर सामने आना प्रारंभ हो जाता है। क्या बात है, आज मेरी सास है वह मेरे को इस तरह से आशीर्वाद रूपी शब्द है वह क्यों फरमा रही है। उसके मन में भी एक नई आशा की किरण है, वह जागृत होने प्रारंभ हो जाती है। किरण अपने आप को रोक नहीं पाती है। आशा सास के चरणों में वह नतमस्तक हो जाती है और पूछती है, माता जी क्या बात है, आज आप मेरे को ऐसा आशीर्वाद क्यों प्रदान करवा रही हैं। कोई न कोई अवश्य ही कारण मेरे को नज़र आ रहा है। सास आशा ने अपने पुत्र वधू किरण को समझाते हुए कहा, बेटी देख, अब तेरे जीवन के अंदर एक नई ज्योति का प्रज्वलन होने वाला है। आज मैंने देखा जब तुम पेड़ियों से नीचे उतर रही थी उस समय तेरे पैर है वो मेरे को भारी भारी नज़र आ रहे थे। लगता है तेरे गर्भ के अंदर कोई न कोई अच्छा जीव है वह अवतरित हो गया है, इसलिए अब निर्माण की दिशा की ओर तेरे को अपने कदमों को आगे बढ़ाना है, अपने विचारों को अच्छे बनाने हैं और जो तेरे गर्भ के अंदर जीव आया है उसको अच्छे संस्कार प्रदान करना यह तेरा पहला दायित्व बन जाता है। यह बात सुनकर किरण के मस्तक में एक नई किरण है अपने आप ही उसको झिल मिलाती हुई नज़र आने प्रारंभ हो जाती है। देखो, सास हो तो मेरे सास जैसी हो, आशा जैसी, जो अपने पुत्र वधू को इस तरह से जागृत करके आने वाली संतान को किस तरह से संस्कारवान बनाया जाए इसका ज्ञान देना प्रारंभ कर देती है। किरण अपनी सास की हर बात को बहुत ही गंभीरता के साथ, विनम्रता के साथ श्रवण करने के पश्चात अपने जीवन में आचरण पक्ष को भी मजबूत बनाना प्रारंभ कर देती है। धीरे धीरे वह समय भी आता है जब किरण 9 महीने पूरे होने के पश्चात घर के अंदर एक नई किरण को पैदा करना प्रारंभ कर देती है। जब वह छोटा सा बालक हिमांशु इस दुनिया में दस्तक देता है, दस्तक देते ही सबसे पहले उसने अपनी छोटी छोटी आँखों से अपनी माता किरण के चेहरे को निहारने का प्रयास किया। किरण अपने लाडले के चेहरे की मुस्कान को देखकर अपनी सास आशा को याद करना प्रारंभ कर देती है। अब मेरे को अपनी सास आशा को कभी भी निराशा के गर्त की ओर नहीं धकेलना है। इस बच्चे को जो मैंने गर्भ में संस्कार प्रदान किए हैं, अब उन संस्कारों को और ज़्यादा पुष्टि प्रदान करना मेरा पहला दायित्व और कर्तव्य है, वह बन जाता है। धीरे धीरे अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर तैयार करना प्रारंभ कर देती है। घर का जो माली हालात है वह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और जर्जर अवस्था में था, फिर भी किरण ने अपने बेटे को पढ़ाने में कोई प्रकार की कमी नहीं आने दी।
जब बालक किशोर अवस्था में आता है, अपने घर का सारा वातावरण है देख चुका था, मन में विचार करना प्रारंभ कर देता है, क्यों नहीं मैं अपने हाथों के अंदर कोई ऐसी कला को स्थापित करने का प्रयास करूं, जिस कला के द्वारा मैं अपने पूरे परिवार को कलात्मक ढंग से आर्थिक दृष्टि से मजबूती प्रदान करना प्रारंभ कर दूं। वह तत्काल बाजार की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देता है। एक दर्जी की दुकान है नज़र आती है और वह उस दुकान के ऊपर खड़ा होकर दर्जी को हाथ जोड़कर प्रणत मुद्रा में निवेदन करता है, क्या आप मेरे को सिलाई कला के अंदर निपुण बना सकते हो? योगेश्वर दर्जी जब अपने दुकान पर किसी को दस्तक देते हुए देखता है, वह भी आश्चर्यचकित रह जाता है। ये किशोर कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है। तत्काल उसको अपने पास में बिठा लेता है और कहता है, बेटा ज़रूर मैं तेरे को सिलाई की कला के अंदर पारंगत बनाने का प्रयास करूँगा। प्रतिदिन 9 बजे मैं अपनी दुकान खोलता हूँ और सायंकाल 6 बजे मैं दुकान बंद कर देता हूँ। देख अभी तेरी किशोर अवस्था है, पढ़ने की अवस्था है। प्रातःकाल स्कूल कितने बजे जाता है? 10 बजे जाता हूँ। उसने कहा कोई बात नहीं है, तुम 9 बजे घर से नाश्ता करके यहाँ आ जाया करो, 1 घंटे तक यहाँ पर कलाकारी सीख लिया करो। छुट्टी कितनी बजे होती है? 5 बजे। 5 बजे छुट्टी होते ही मेरी दुकान पर आ जाएगो। 1 घंटा और कला का प्रशिक्षण है, ग्रहण करना प्रारंभ कर दो। तेरे जीवन के अंदर अपने आप ही कला की एक नई बहार है, वह आनी प्रारंभ हो जाएगी। वह प्रतिदिन सुबह और सायंकाल दोनों समय वहाँ पर आना प्रारंभ कर देता है। केवल उसको यही आदेश था, जो मैं काम करता हूँ केवल वह तेरे को देखते रहना है। उसका ध्यान सिलाई के ऊपर लगा हुआ रहता था और जब सिलाई प्रारंभ करते सबसे पहले कपड़े को काटने का कार्य संपादित करना प्रारंभ करते। कपड़े को कैंची से वह काटता है, उसके पश्चात जो कैंची है उसको अपने पैर के नीचे दबा लेता है, हाथ में सुई लेता है, धागा लेकर जो काटा हुआ कपड़ा है उसको सिलाई करना प्रारंभ कर देता है। सिलाई करने के पश्चात सुई को निकालकर अपने मस्तक पर जो पाग थी उस पाग में अटका लेता है। फिर वह कपड़े को काटने के लिए कैंची हाथ में ले लेता है। केवल इसी प्रक्रिया के ऊपर उसका ध्यान है, वह केंद्रित हो जाता है। 5 दिन लगातार यह काम चलता रहता है। उसके समझ में नहीं आ रहा है इस कैंची को पैर के नीचे क्यों दबाया जाता है और जो सुई है उसको मस्तक पर क्यों चढ़ाया जाता है। एक दिन उससे रहा नहीं गया, पूछ बैठा, मेरे मन में जिज्ञासा है, क्या आप समाधान प्रस्तुत करवाएंगे? बच्चे का यह प्रश्न सुनकर उसके चेहरे पर भी एक चमक आ जाती है। कहता है, बेटा बोल, क्या प्रश्न तेरे मन में है? उसने कहा, मैं 5 दिनों से लगातार सुबह और शाम आपके यहाँ पर कला सीखने के लिए आता हूँ और मैंने देखा आप कैंची से कपड़ा काटते हैं और कैंची को पैर के नीचे दबा लेती हैं, सुई से कपड़े की सिलाई करती हैं और उसको अपने मस्तक पर टांग लेती हैं। इसका क्या कारण है यह मेरी अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। आप कृपा करके इस कला को भी मेरे बताने की अनुकंपा करवाएं। तत्काल उसने कहा, देख बेटा, आज तेरे को मैं अपने जीवन का एक रहस्य है वह बताना चाहता हूँ। एक कैंची है और एक सुई है। कैंची का क्या काम होता है? कैंची का काम होता है हमेशा औरों को काटते रहना, और जो व्यक्ति औरों को काटता है दुनिया उसको अपने पैरों के नीचे दबा कर रखना चाहती है। सुई क्या काम करती है? हमेशा जोड़ने का काम करती है।
इसलिए सुई को हमेशा ऊंचा स्थान पगड़ी का स्थान है वह प्राप्त होता है। तोड़ने वाला काटने वाला कैंची होता है, जोड़ने वाला सुई होती है। इसलिए यदि अपने जीवन को कलात्मक ढंग से महान बनाता है तो हम कैंची नहीं सुई की तरह अपने जीवन को आगे बढ़ाना प्रारंभ करें, सबको जोड़ना सीखें। यही सबसे बड़ी कला है। आचार्य भूपेंद्र।